वर्ष 1959 और मार्च का महीना। जगह थी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से प्रसिद्ध तिब्बत की। इस दौरान तिब्बत की जनता ने चीनी कम्युनिस्ट सरकार को पहली बार जनाक्रोश का एहसास करवाया था। पहली बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को यह पता चला था कि तिब्बती नागरिक अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि की स्वाधीनता के लिए किस हद तक संघर्ष कर सकते हैं। इसी दौरान दलाई लामा के नेतृत्व में हजारों तिब्बतियों ने चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही के विरुद्ध क्रांति की मशाल जलाई थी। दलाई लामा को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने की रणनीति बनाने वाले चीनी कम्युनिस्ट अधिकारियों को तिब्बती विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इसी विद्रोह के दौरान चीनी कम्युनिस्टों ने हजारों तिब्बतियों का नरसंहार कर दिया था और अंततः तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को निर्वासित होकर हजारों तिब्बतियों के साथ भारत आना पड़ा था। इस मार्च के महीने की 10 तारीख को तिब्बती नागरिक पूरी दुनिया में तिब्बतन नेशनल अपराइजिंग डे के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं कैसे कम्युनिस्टों ने इस नरसंहार को अंजाम दिया और तिब्बतियों की संस्कृति खत्म की। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज जिस तरह से चीन ने पूरे तिब्बत पर अपना कब्जा कर रखा है, वर्ष 1950 से पूर्व में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। इससे पहले तिब्बत सैकड़ों वर्षों से संप्रभुता के साथ स्वतंत्र राष्ट्र था और यहाँ की परंपराएं, सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र थी। पूरे तिब्बत में तिब्बती नागरिक स्वतंत्रता से अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट समूह से यह देखा नहीं गया। वर्ष 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित होने के बाद कम्युनिस्ट तानाशाह माओ जेडोंग ने सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा करने की योजना बनाई। माओ जेडोंग ने इस दौरान पाम एंड 5 फिंगर्स अर्थात हथेली और 5 उंगलियों का सिद्धांत दिया, जिसके तहत वो चीन के अलावा अन्य हिस्सों पर कब्जा करना चाहते थे। कम्युनिस्ट तानाशाह माओ जेडोंग के सिद्धांत के अनुसार हथेली का अर्थ तिब्बत से और 5 उंगलियों का अर्थ लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश से था, जिसे कब्जा करने की कोशिश चीनी कम्युनिस्टों ने की। माओ जेडोंग के इसी सिद्धांत के चलते चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने सत्ता हासिल करने के तत्काल बाद अपनी कम्युनिस्ट सेना को तिब्बत पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। उत्तरी तिब्बत, जो आमडो क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां कभी तिब्बती सेना पेट्रोलिंग किया करती थी, वहां चीनी कम्युनिस्ट सेना ने कब्जा कर लिया। इस दौरान तिब्बत की सेना ने चीनी कम्युनिस्ट सेना का जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः वो हार गए। इसके बाद वर्ष 1950 के अक्टूबर महीने में हजारों की संख्या में चीनी कम्युनिस्ट सेना को तिब्बत में पूरी तरह से कब्जा करने के लिए भेजा गया। 19 अक्टूबर तक तिब्बत के चामडू शहर को चीनी कम्युनिस्ट आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही सरकार ने तिब्बत के प्रशासन को भी लगभग कुचल दिया और दबाव बढ़ाते हुए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से विवादित समझौते पर हस्ताक्षर करवाया, जिसके बाद तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया, या हम कहें चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 23 मई 1951 को समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हालांकि दलाई लामा ने कभी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर जबरन दबाव बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी ने उनसे करवाया था। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने जब दलाई लामा से यह हस्ताक्षर करवाया था, तब उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। पूरे तिब्बत में आम नागरिक इस समझौते के विरुद्ध थे और उन्हें चीनी कम्युनिस्ट सरकार का विरोध करने का रास्ता चुना। चीनी कम्युनिस्टों ने पूरे तिब्बत में दमन की नीतियां अपनाई और आम तिब्बती नागरिकों की आवाज को दबाना और कुचलना शुरू किया, जिसके बाद तिब्बतियों ने अपनी पूरी ताकत से प्रतिकार किया। 1956 से लेकर 1959 तक तिब्बतियों ने अपना विरोध अलग अलग तरीके से दर्ज कराया। वर्ष 1959 में चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर अपना पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए जोर लगाया। तब हजारों तिब्बती सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे। इस दौरान चीनी कम्युनिस्ट सेना ने हजारों तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया।
वर्ष 1959 के 1 मार्च को चीनी कम्युनिस्ट सेना ने नई साजिश रचते हुए दलाई लामा को ल्हासा स्थित चीनी मुख्यालय में एक थिएटर शो देखने और चाय पीने का निमंत्रण दिया। दरअसल इसके पीछे जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी रणनीति थी कि वो आम तिब्बतियों में यह मैसेज दे सके कि दलाई लामा ने तिब्बत में चीन के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया है। दलाई लामा ने एक निश्चित तिथि तो नहीं बताई, लेकिन 7 मार्च को एक बार फिर से चीनी कम्युनिस्ट सेना ने दलाई लामा को चीनी मुख्यालय आने की बात कही और इसके लिए 10 मार्च की तिथि निश्चित भी की। इन सब के अलावा चीनी कम्युनिस्ट सेना ने यह भी कहा कि दलाई लामा अपने बॉडीगार्ड्स अर्थात अंगरक्षकों को छोड़कर उनके साथ आए, और यहीं पर सारा जो मामला था, जो सारा षड्यंत्र था, वो बाहर आने लगा। आम तिब्बतियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस पूरे मामले को एक बड़ी साजिश की तरह देखा और चीनी कम्युनिस्ट सेना की इस बात से तिब्बती अधिकारी भी चिंतित हो गए। जैसे ही यह जानकारी आम तिब्बती नागरिकों तक पहुंची, उन्होंने 10 मार्च को नोरबुलिंका को घेर लिया। इस दौरान लगभग 30,000 से ज्यादा तिब्बती नागरिक मौजूद थे। इसके बाद 12 मार्च को हजारों की संख्या में तिब्बती महिलाएं सड़कों पर और ल्हासा स्थित पोटला पैलेस के बाहर एकत्रित हो गए। इस समय हजारों की संख्या में तिब्बती नागरिकों ने स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन किया, जिसका चीनी कम्युनिस्ट सेना ने बहुत ही बेरहमी से दमन कर दिया। और इस दमनकारी नीति और इस दमनकारी जो पूरा तंत्र था, उसके चलते तिब्बतियों का उसी जगह पे नरसंहार किया गया। 23 मार्च को चीनी कम्युनिस्ट सैनिकों ने तिब्बती बौद्धों के पवित्र जोखंग मंदिर में चीनी झंडा फहराकर उस पर कब्जा कर लिया। 26 मार्च को दलाई लामा ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और 31 मार्च को भारतीय सीमा पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में कुछ दिन बिताए, अर्थात वो तिब्बत से निकलकर, तिब्बत से भागकर भारत में आ चुके थे। दरअसल 1959 में हुई यह घटना इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि किस तरह चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने एक स्वतंत्र देश पर कब्जा कर वहां के मूल निवासियों को अपने ही मातृभूमि से निर्वासित कर दिया और उनकी परंपराओं, रीतियों, संस्कृतियों और सभ्यताओं को कुचलने में आज भी निरंतर लगी हुई है। तिब्बतियों का नरसंहार करने से लेकर उन्हें जबरन प्रताड़ित करने और उनकी संस्कृति का समूल नाश करने में आज भी चीनी कम्युनिस्ट सरकार सक्रिय है। मार्च 1959 की यह घटना पूरे विश्व में यह संदेश देती है कि कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचार और कम्युनिस्ट तानाशाही जहां भी होगी, वहां केवल और केवल तानाशाही, रक्तपात और ऑटोक्रेसी ही रहेगी। यह थी द नैरेटिव की इस विषय पर एक स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही रिपोर्ट्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।